नमस्कार साथियों, मित्रों, छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा ललित गोयल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के पेपर भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन, सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज में जो कंसेप्ट डेमोग्राफी उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी यानी जनांकिकी, हिंदी में इसको कहते हैं। यह ज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा जनसंख्या के आकार, परिवर्तन तथा जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी पॉपुलेशन के बारे में रिसर्च या अध्ययन करना ही जनांकिकी की श्रेणी में आता है। यानी ज्ञान की यह वह शाखा है जिसके अंदर हम जो है जनसंख्या के आकार, परिवर्तन तथा उसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जनांकिकी के बारे में जो सबसे पहली बार शब्द इसका प्रयोग किया था वो अचिल गुइलार्ड द्वारा 1855 में किया गया था। उनकी एक पुस्तक थी एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन स्टैटिस्टिक्स और कंपैरेटिव डेमोग्राफी। इस पुस्तक में उन्होंने जो है जनांकिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और उन्होंने जनांकिकी को जो डिफाइन किया था वो इस तरीके से किया था कि मानव प्रजाति के प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास या आबादी के गणितीय ज्ञान के रूप में, प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास या आबादी के गणितीय ज्ञान के रूप में उन्होंने जनांकिकी को परिभाषित किया था। तो कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनांकिकी यानी डेमोग्राफी की सबसे पहले परिभाषा या जिसको कहेंगे पहली बार शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हम लगाएंगे अचिल गुइलार्ड। कभी कभी अचिल गुइलार्ड पूरा नाम आ जाता है और कभी कभी केवल गुइलार्ड नाम से ही वहाँ पर मेंशन नाम रहता है। तो गुइलार्ड हम लोग याद रखेंगे। कब दिया था ये भी पूछ लिया जाता है, 1855 में। या इनके पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन स्टैटिस्टिक्स। कभी कभी आधी पुस्तक आती है एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन स्टैटिस्टिक्स किसने लिखी, तो हम लगाएंगे गुइलार्ड ने। और कभी कभी पूछ लिया जाता है एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव डेमोग्राफी भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। अचिल गुइलार्ड जिन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया और जनांकिकी में जनसंख्या के आकार, परिवर्तन तथा इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं जो जनांकिकी के फादर हैं वो कौन है। तो यहाँ पर जो जनांकिकी के फादर हैं वो जॉन ग्रांट हैं। जॉन ग्रांट, JOHN GRAUNT, जॉन ग्रांट। इनको फादर ऑफ डेमोग्राफी बोला जाता है। इन्होंने जो है नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी 1962 में एक पुस्तक लिखी थी जनांकिकी के ऊपर, जिसमें मृत्यु दर और जीवन अवधि पर पहली बार पुस्तक लिखी गई थी। मृत्यु दर और जीवन अवधि पर उनके द्वारा नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी 1962 में। तो इसलिए इनको जो है सबसे पहले इन्होंने मृत्यु दर और जीवन अवधि पर पुस्तक लिखी, इसलिए इनको फादर ऑफ डेमोग्राफी बोलते हैं, कहा जाता है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पुस्तक कब लिखी, या ये जो है मृत्यु दर और जीवन अवधि पर पहली बार पुस्तक कब लिखी, इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। या ये पूछ लिया जाता है कि भाई जॉन ग्रांट को फादर ऑफ डेमोग्राफी क्यों कहा जाता है, तो नीचे लिखा है जीवन और मृत्यु दर पर इनका पहली बार अध्ययन हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन। तो आप इसमें सभी चीज़ें याद रखिए। जॉन ग्रांट, ये पुस्तक का नाम 1962, मृत्यु दर और जीवन अवधि पर पहली पुस्तक। कभी कभी होता क्या है कि 4 ऑप्शन दे देते, उसमें जॉन ग्रांट का नाम नहीं होता है, माल्थस का नाम होता है। तो उस स्थिति में हम लोग माल्थस को फादर ऑफ डेमोग्राफी कहेंगे। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे जॉन ग्रांट को और सेकंड प्रेफरेंस माल्थस को देंगे। अगर माल्थस और जॉन ग्रांट दोनों ऑप्शन में है तो वहाँ पर जॉन ग्रांट को फर्स्ट देंगे। अगर जॉन ग्रांट नहीं है तो उस स्थिति में माल्थस को फादर ऑफ डेमोग्राफी हम लोग उस पर लगाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेविस ने क्या कहा है जनांकिकी के बारे में। डेविस का कहना यह है, जनसंख्या का विज्ञान जिसे जनांकिकी कहा जाता है मानव समाज को समझने का एक प्रमुख आधार है। यानी जनांकिकी क्या है? जनसंख्या का विज्ञान है जिसको मानव समाज को समझने का एक प्रमुख आधार है। तो इस पर स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है
कि ये स्टेटमेंट किसका है, मानव समाज को समझने का प्रमुख आधार किसने बोला है। दूसरा इनका स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने बोला है, हम जनसंख्या को जिन विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करते हैं उनका निर्धारण मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक संगठन की प्रकृति के अनुसार होता है। यानी सोशल पर्सपेक्टिव में उन्होंने जो है जनसंख्या को, जनांकिकी को डिफाइन किया है। सामाजिक संगठन और प्रकृति के अनुसार हम जो है जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं उनको परिभाषित करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है इसका और बहुत बार पूछा जाता है, तो दोनों ही आप जो है इसको याद करिए। नेक्स्ट जो है सोरोकिन। सोरोकिन ने जनांकिकी के बारे में बोला है, जनांकिकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा इसकी वृद्धि अथवा ह्रास में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। ठीक है, जनांकिकी क्या है, विज्ञान है जो आकार, घनत्व, वृद्धि और ह्रास में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई किसने बोला है कि जनांकिकी जो है जनसंख्या के आकार, घनत्व, वृद्धि और ह्रास में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करता है, तो सोरोकिन। नेक्स्ट इनका स्टेटमेंट बहुत फेमस है, ये बोला है इन्होंने, जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन व्यक्तियों के चरित्र, नैतिकता, न्यायप्रियता, मनोवृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न करता है। यानी जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसके जो आकार है, यानी जो उसकी जो आपका जन्म दर, मृत्यु दर या जो भी उसका साइज है, मेल फीमेल, उसमें होने वाला परिवर्तन जो है वो व्यक्तियों के चरित्र में परिवर्तन करता है, नैतिकता में परिवर्तन करता है, न्यायप्रियता में परिवर्तन करता है और मनोवृत्ति। चारों चीज़ों को आप याद रखिए, चरित्र, नैतिकता, न्यायप्रियता और मनोवृत्ति, इनमें परिवर्तन करता है। तो या तो सीधा सीधा यह स्टेटमेंट पूछ लेगा कि भाई ये स्टेटमेंट किसका है, या कभी कभी सोरोकिन दे दिया, सोरोकिन ने अपनी परिभाषा में किन चीज़ों को शामिल किया है या किन चीज़ों को शामिल नहीं किया। फर्स्ट ऑप्शन पर चरित्र दे दिया, दूसरे ऑप्शन पर नैतिकता, तीसरे ऑप्शन पर न्यायप्रियता, चौथे पे कुछ और दे दिया उसने और पूछा कि इनमें से कौन सा जो है सोरोकिन की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो सोरोकिन का भी इम्पोर्टेंट है और डेविस का भी। नेक्स्ट पॉइंट जनांकिकी के बारे में देखते हैं, जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कई बार, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो पहले नंबर जन्म दर। जन्म दर अधिक होगी या कम होगी, अधिक होगी तो ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, कम होगी तो कम जनसंख्या हो जाएगी। मृत्यु दर, मृत्यु दर अधिक होगी तो जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, मृत्यु दर अधिक होगी तो जनसंख्या कम हो जाएगी और मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या अधिक हो जाएगी। इसी तरीके से आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब अपने देश में लोगों का आना आप्रवास, उत्प्रवास का मतलब अपने देश से बाहर दूसरे देशों में लोगों का जाना। अगर ज़्यादा आप्रवासन होगा तब भी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और उत्प्रवास ज़्यादा होगा तो जनसंख्या कम हो जाएगी। यानी ये चारों जो है जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं। इसमें आप्रवास और उत्प्रवास जो है पुश और पुल कारक से संबंधित है। पुश और पुल का मतलब क्या है, पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब खींचना। तो उत्प्रवास का मतलब क्या है, अपने देश से बाहर, यानी पुश फैक्टर हो गया। और आप्रवास का मतलब अपने देश में आना, यानी पुल फैक्टर हो गया। तो पुश का संबंध उत्प्रवास और आप्रवास का संबंध पुल से है। तो ये कभी कभी इस पर भी पूछ लिया जाता है, पुश और पुल कारक किससे संबंधित हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आप्रवास और उत्प्रवास से इसका संबंध है। तो बच्चों ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसमें हर पॉइंट जो है गुइलार्ड, जॉन ग्रांट, माल्थस, फादर ऑफ डेमोग्राफी और ये आकार प्रभावित करने वाले डेविस, सोरोकिन, इसको अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा और लास्ट में आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख के उसको स्प्रेड करके भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं, पेज पर आते हैं। इसमें है जनांकिकी के सिद्धांत। तो जनांकिकी के सिद्धांत जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 है इसमें मेन जनांकिकी के सिद्धांत। पहला माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। दूसरा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तीसरा जनसंख्या के जैविकीय या नैसर्गिक सिद्धांत, बायोलॉजिकल और नेचुरल थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन।
और चौथा है जनसंख्या का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सिद्धांत, और पांचवा है संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, तो नंबर 1 देखते हैं पहले जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत। तो माल्थस जो है जनसंख्या के बारे में बताते हैं कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय अनुपात में होती है। ज्यामितीय अनुपात से मतलब 1:2:4 8 और 16। यानी पहले कुछ जनसंख्या मान लीजिए 1 लाख जनसंख्या है, कुछ साल बाद वो 2 लाख हो जाएगी निश्चित समय के बाद, फिर निश्चित समय के बाद वो 4 लाख हो जाएगी, फिर उसके बाद 8 लाख हो जाएगी, फिर उसके बाद 16 लाख हो जाएगी। जबकि जो खाद्य सामग्री है, जो भोजन है जिसको जनसंख्या कंज्यूम करती है या जिसका उपभोग करती है, उसमें जो वृद्धि है वो अंकगणितीय अनुपात में होती है। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, 1 का 2, 2 का 4, यानी डबल हो जाती है। जबकि खाद्य सामग्री या जो भी उपभोग किया जा रहा है उसमें जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय अनुपात में होती है। अंकगणितीय का मतलब 1:2:3:4:5, यानी ये ++1 होती रहती है, जबकि उधर मल्टीप्लिकेशन में होती है और इधर प्लस में होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, खाद्य सामग्री हमारी उतनी उपलब्ध नहीं रहेगी। जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा होगी जबकि जो उपलब्धता है सामान की या खाद्य का उपभोग करने वाली चीज़ें हैं उनकी उपलब्धता ज़्यादा नहीं होगी। इससे क्या होगा, दोनों में असंतुलन पैदा हो जाएगा, और असंतुलन की स्थिति में फिर जो है जनसंख्या की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। अब उन्होंने ये बताया नेक्स्ट अपने कि इस असंतुलन को दूर करने के 2 कारण हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका है नैसर्गिक या प्राकृतिक या पॉजिटिव चेक्स। दूसरा तरीका है प्रिवेंटिव चेक, जिसको कृत्रिम या प्रतिबंधक या नेगेटिव चेक भी बोलते हैं। पहला नैसर्गिक या प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम या प्रतिबंधक। अब नैसर्गिक चेक में वो बताते हैं ये ऐसे चेक हैं या ऐसे रोकथाम है जो प्रकृति द्वारा लगाया जाता है। प्रकृति द्वारा लगाया, जैसे महामारी हो गया तो इसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, ये महामारी आएगी तो ऑटोमेटिकली जनसंख्या कम हो जाएगी। अकाल होगा, ये भी प्राकृतिक है, तो ये आएगा तो जनसंख्या कम हो जाएगी। युद्ध होगा तब भी कम हो जाएगी। बाढ़ होगा, भूकंप आए तब भी कम हो जाए। बीमारियां आ गई तब भी जो है ये कम हो जाए। तो ये नैसर्गिक या प्राकृतिक पॉजिटिव चेक्स हैं। तो इन 6 को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा चेक माल्थस द्वारा या कौन सा उपाय, नैसर्गिक उपाय जो है माल्थस द्वारा बताया गया है या नहीं बताया गया है। तो महामारी, अकाल, युद्ध, बाढ़, भूकंप और बीमारियां। दूसरा जो इनका उपाय है कृत्रिम प्रतिबंधक या प्रिवेंटिव चेक बताया। प्रिवेंटिव का मतलब ऐसे उपाय जो मानव द्वारा लगाए जाते हैं या मानव के प्रयासों से जनसंख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो पहला है जिसमें नैतिकता का मतलब आप जानते हैं स्वयं से निर्णय लेना, क्या सही है क्या गलत। नैतिक होता है तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी व्यक्ति समझे और कम संतान उत्पत्ति करे, तो उससे भी जनसंख्या रुकेगी। दूसरा संयम रखे अपने ऊपर। तीसरा ब्रह्मचर्य नियम का पालन करे। चौथा विलंबित विवाह, यानी देर से विवाह करे, यानी जो नॉर्मल एज है उससे ज़्यादा एज में जाकर, हायर एज में जाकर विवाह करे, तब भी जनसंख्या कम हो सकती है। और पांचवा है उन्होंने बताया कृत्रिम चेक में पाप किया जाए। पाप इन द सेंस, पाप में उन्होंने 3 चीज़ों को शामिल किया है। संतति निग्रह, संतति का मतलब विवाह कर लिया लेकिन संतान के प्रति, संतान पैदा होने से अवॉइड करना, यानी संतान ना पैदा करना। दूसरा गर्भपात, और तीसरा अप्राकृतिक रिलेशन बनाना। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये इसका मतलब 4 ऊपर, क्योंकि नैतिक, संयम, ब्रह्मचर्य, विलंबित विवाह, संतति निग्रह, गर्भपात, अप्राकृतिक पाप, ये जो है प्रिवेंटिव चेक्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और माल्थस से संबंधित सिद्धांत में जो है इनका बहुत बड़ा रोल है, और क्वेश्चन जो है सब सारे पॉइंट्स पे आते हैं। या दे दिया, मान लीजिए ब्रह्मचर्य जो है किस तरीके का जो है उपाय है, कृत्रिम है, नैसर्गिक है, या कोई और उसमें XYZ दूसरे दे दिए, तो हम लोग लगाएंगे कृत्रिम चेक या नेगेटिव चेक। या दे दिया विलंबित विवाह, या दे दिया संतति निग्रह, ठीक, या नैतिक, ये किस तरीके की श्रेणी में आता है। तो हम लोग माल्थस का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए।
और इनकी जो बुक है वो है एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, बहुत फेमस बुक है, 1798 में उनके द्वारा लिखी गई। जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध, कभी कभी हिंदी में पूछ लेते हैं जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध किसकी बुक है, कभी कभी इंग्लिश में भी नाम आ जाता है। एसेज ऑन द पॉपुलेशन, एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखी है। और माल्थस के बारे में ये बात है कि ये पहले विचारक थे जिन्होंने जैविकी आधार पर जनसंख्या वृद्धि के कारण, परिणाम एवं नैसर्गिक प्रतिबंधों पॉजिटिव चेक्स का उल्लेख किया है। यानी इनसे पहले किसी ने नैसर्गिक प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं किया था, तो इसीलिए कभी कभी इस पर भी पूछ लिया जाता है कि नैसर्गिक प्रतिबंधों की बात सबसे पहले किसने की, या कौन पहले विचारक है जिन्होंने नैसर्गिक प्रतिबंधों की बात की, या किसने जैविकी आधार पर जनसंख्या वृद्धि को रोकने की बात की। तो हम लोग लगाएंगे माल्थस। ठीक है, माल्थस वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जनांकिकी की। अगर जनसंख्या तो सिलेबस में है तो हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन ना आए। अब दूसरा सिद्धांत देखते हैं, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। ये जो है सबसे पहले जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वो प्रोफेसर सिजविक थे, जिन्होंने सबसे पहले ये ऑप्टिमम जनसंख्या, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन सिद्धांत प्रस्तुत किया। और एडविन कैनन थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी 1924 में, वेल्थ नाम से। उसमें उन्होंने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इस शब्द अनुकूलतम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडविन कैनन ने अपनी पुस्तक वेल्थ में किया था। और दूसरा, इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय भी एडविन कैनन को जाता है। तो ये दोनों जो है सिद्धांत दिए हैं दोनों ने, सिजविक और कैनन ने। तो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हम सिजविक को, सेकंड प्रेफरेंस देंगे हम एडविन कैनन को। अगर एडविन कैनन और सिजविक दोनों ऑप्शन में आते हैं तो हम सिजविक को बताएंगे जो है सिद्धांत के जनक, और अगर सिजविक नहीं है तो उस स्थिति में कैनन जो है इसके जनक बोले जाएंगे। ठीक है, तो तीसरे, अब इनके अलावा 3 लोग और हैं जो इस सिद्धांत को समर्थन करते हैं, जैसे डाल्टन, रॉबिन्स और कार्ल सॉन्डर्स। डाल्टन बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम प्रदान करे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम प्रदान करे, ये डाल्टन बोलते हैं। रॉबिन्स बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिससे अधिकतम उत्पादन हो। अधिकतम उत्पादन की बात रॉबिन्स करते हैं। और कार्ल सॉन्डर्स कहते हैं अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये जो है कभी क्वेश्चन पूछ लेता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को कौन अनुकूलतम जनसंख्या बोलता है, तो बोलेंगे लिखेंगे डाल्टन। या अधिकतम उत्पादन कौन बोलता है, रॉबिन्स। या अधिकतम आर्थिक कल्याण की बात जो है अनुकूलतम जनसंख्या के लिए किसके द्वारा कही गई है, कार्ल सॉन्डर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी जो है अनुकूलतम और ऑप्टिमम जनसंख्या का मतलब ये है कि जनसंख्या इतनी हो जिससे कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके या प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। यदि प्रति व्यक्ति आय कम जा रही है तो इसका मतलब क्या है, जनसंख्या अधिक हो रही है। ठीक, तो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो रही है तो हम इसको ऑप्टिमम जनसंख्या बोलेंगे। तो ये थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और ये सारे पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कैनन की बुक के बारे में पूछा जाता है, किसने लिखी वेल्थ बुक, या कब लिखी, 1924 में लिखी। या पूछ लिया जाता है सबसे पहले अनुकूलतम शब्द का प्रयोग किसने किया। या पूछ लिया जाता है व्यवस्थित रूप से ऑप्टिमम थ्योरी किसने दी, तो कैनन। ठीक, तो सभी चीज़ों को आप जो है इसमें ध्यान रखिए। अनुकूलतम जनसंख्या में सिजविक, कैनन, डाल्टन, रॉबिन्स और कार्ल सॉन्डर्स। नेक्स्ट नंबर 3 जो थ्योरी है वो है बायोलॉजिकल और नेचुरल थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के जैविकीय या नैसर्गिक सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत में 5 सिद्धांत हैं, यानी 5 लोगों के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं, और वो अलग अलग आधार पर जनसंख्या कंट्रोल की बात करते हैं। जैसे पहले नंबर पर घनत्व एवं संतानोत्पादक सिद्धांत है। घनत्व एवं संतानोत्पादक सिद्धांत है, डेंसिटी एंड फकंडिटी थ्योरी। ये दिया था माइकल थॉमस सेडलर द्वारा। तो ये बोलते हैं कि घनत्व और जो है
पॉपुलेशन में, या जिसको कहेंगे फैकेंडिटी में, इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो संतान उत्पत्ति कम होगी, यदि डेंसिटी कम होगी तो संतान उत्पत्ति ज़्यादा होगी। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्षेत्र से है इसका मतलब। ठीक, तो कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि घनत्व और संतान उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? सेडलर द्वारा दिया गया। दूसरा सिद्धांत है आहार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डाइट। ये दिया था डबलडे ने। डबलडे ने जो है थ्योरी ऑफ डाइट, आहार सिद्धांत दिया था, प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार ये कहना है कि आहार की उपलब्धता जो है पॉपुलेशन उससे निर्धारित होती है। यदि आहार की उपलब्धता ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगी, और यदि आहार की उपलब्धता कम है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी अगर व्यक्तियों के पास पर्याप्त खाने के लिए है तो वो संतान उत्पत्ति कम करेंगे या जनसंख्या कम होगी। लेकिन अगर वो गरीब हैं या उनके पास रिक्तता है, कमी है, तो वो संतान उत्पत्ति की तरफ ज़्यादा रुझान होगा। यानी खाने के लिए अगर पर्याप्त मिल रहा है तो पॉपुलेशन कम होगी, और अगर खाने के लिए डाइट उसकी कम है तो पॉपुलेशन में वृद्धि होगी। दोनों में इन्वर्सली संबंध होता है। आहार की उपलब्धता की इन्होंने दो स्थितियां बताई हैं, प्लीथोरिक और डेप्लीथोरिक। प्लीथोरिक और डेप्लीथोरिक। डेप्लीथोरिक मतलब रिक्तता यानी कमी आहार की, और प्लीथोरिक यानी बहुल्यता यानी आहार की पर्याप्तता या ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो वही इन्होंने कहा, अगर डिप्लीथोरिक वाली कंडीशन होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और यदि प्लीथोरिक या बहुल्यता वाली स्थिति होगी तो पॉपुलेशन कम होगी। नंबर 3 जो सिद्धांत है, नंबर 3, वो प्रजनन फलन सिद्धांत है, यानी फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी। फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया है कि दो तत्व होते हैं समाज में, एक व्यक्तिकरण, दूसरा उत्पत्ति। व्यक्तिकरण इंडिविजुएशन और उत्पत्ति जेनेसिस। व्यक्तिकरण और जेनेसिस यानी इंडिविजुएशन और जेनेसिस में इन्वर्सली संबंध होता है। यदि व्यक्तिकरण का मतलब व्यक्ति की सुख सुविधाओं में वृद्धि होना या व्यक्ति का विकास, यदि व्यक्ति का विकास ज़्यादा होगा तो उत्पत्ति कम होगी यानी जनसंख्या कम होगी। यानी अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, व्यक्तित्व पर ज़्यादा विकास दिया जाएगा, तो व्यक्ति जो है जनसंख्या को कम प्रोड्यूस करेगा, और जहाँ व्यक्तित्व कम विकसित होगा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जनसंख्या की उत्पत्ति ज़्यादा होगी। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी। ठीक है, तो इस पे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई जेनेसिस की अवधारणा किसने दी, इंडिविजुएशन की अवधारणा किसने दी, या हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार इंडिविजुअल और जेनेसिस में कैसा संबंध होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और या प्रजनन फल की सिद्धांत किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। चौथा सिद्धांत है जैविक अवस्था का सिद्धांत। जैविक अवस्था यानी थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल स्टेजेस। ये सिद्धांत दिया था कोराडो गिनी द्वारा। कोराडो गिनी ने ये सिद्धांत दिया था उनके द्वारा दिया गया था। जैविक अवस्था की बात करते हैं तो इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी इसमें, प्रथम अवस्था, दूसरी परिपक्वता की अवस्था, और तीसरी नष्ट काल की अवस्था। इनका मतलब ये होता है कि पहले जनसंख्या जो होती है प्रथम स्टेज पे वो नॉर्मल अपने वृद्धि धीरे धीरे होती है उसमें, फिर उसके बाद जो सेकंड अवस्था आती है उसमें जनसंख्या एकदम मैच्योर हो जाती है, और जिससे जनसंख्या का उत्पादन या जनसंतान उत्पत्ति कम होती है, जनसंख्या पर कंट्रोल हो जाता है। और थर्ड अवस्था में ऐसी स्थिति आती है कि जनसंख्या की कमी हो जाती है, यानी जनसंख्या की कमी होने से सारी आर्थिक सामाजिक संस्थाएं नष्ट होने की स्थिति में आ जाती हैं। तो ये 3 स्टेज थ्योरी थी, बायोलॉजिकल थ्योरी कोराडो गिनी के द्वारा दिया गया। तो इसमें देखिए पूछा था नष्ट काल की अवस्था की बात कौन करता है, कोराडो गिनी। परिपक्वता की अवस्था की बात कौन करता है, कोराडो गिनी। या पूछ लिया जाता है कि उनकी स्टेज को क्रम से लगाइए, फर्स्ट स्टेज, दूसरा स्टेज परिपक्वता, फर्स्ट स्टेज सामान्य अवस्था, दूसरा परिपक्वता की अवस्था, तीसरा नष्ट काल की अवस्था। तो इस पे संबंधित घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा देखिए जो सिद्धांत है वो
इसमें चौथा ये हुई कि जैविक अवस्था का सिद्धांत। पांचवा इसमें है प्रोटीन उपभोग सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ प्रोटीन कंजम्पशन। ये दिया था कैस्ट्रो ने। कैस्ट्रो के अनुसार क्या है, प्रोटीन और फकंडिटी यानी संतान उत्पत्ति में इन्वर्सली संबंध होता है। यदि प्रोटीन व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में मिल रही है तो वह संतान की उत्पत्ति कम करेगा, और यदि प्रोटीन की मात्रा कम जा रही है तो संतान उत्पत्ति ज़्यादा होगी। यदि हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो यानी कमी करनी है तो पर्याप्त मात्रा में उस समाज के लोगों को या जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की उपलब्धता रखनी पड़ेगी। ये कैस्ट्रो का सिद्धांत था। ठीक है, तो देखिए ये नैसर्गिक और जैविक सिद्धांत में पांचों सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सिद्धांत ऐसा नहीं जिस पर क्वेश्चन ना आया हो या ना पूछा गया हो। सेडलर घनत्व सिद्धांत, डेंसिटी फकंडिटी सेडलर द्वारा दिया गया, डबलडे द्वारा आहार का सिद्धांत, स्पेंसर द्वारा फर्टिलिटी फंक्शन प्रजनन फलन, गिनी द्वारा जैविक अवस्था और कैस्ट्रो द्वारा प्रोटीन उपभोग सिद्धांत। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट आते हैं ये नंबर 4 सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक सिद्धांत, और नंबर 5 संक्रमण का सिद्धांत। क्योंकि जगह कम थी तो नेक्स्ट पेज पे हम जो है इसको ले गए हैं। जनसंख्या के सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक सिद्धांत इसको बोलते हैं, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। तो इस श्रेणी में भी 7 प्रकार के सिद्धांत हैं, यानी 7 लोगों द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। जिसमें पहले नंबर पे आते हैं मार्क्स का सिद्धांत है अतिरेक जनसंख्या का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन। मार्क्स कहते हैं पूंजीवाद और जनसंख्या में सीधा संबंध है। यदि पूंजीवाद ज़्यादा होगा तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, और यदि पूंजीवाद कम होगा तो जनसंख्या कम होगी। पूंजीवाद के विरोधी थे, यानी उनका कहना यह था कि जो श्रमिक वर्ग है, अगर पूंजीवाद ज़्यादा होगा तो श्रमिक वर्ग असंतुष्ट होगा और वो जनसंख्या को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और यदि पूंजीवाद में कमी आएगी यानी समाज के सभी वर्गों के पास जो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो उस स्थिति में जनसंख्या या संतान उत्पत्ति लोग कम करेंगे। ठीक है, तो पूंजीवाद और जनसंख्या में एकदम डायरेक्टली रिलेशन इसमें होता है। पूंजीवाद ज़्यादा तो जनसंख्या ज़्यादा, पूंजीवाद कम तो जनसंख्या कम। ये मार्क्स का सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन। नंबर 2 पर देखते हैं सामाजिक कुसमायोजन का सिद्धांत। कुसमायोजन सिद्धांत यानी सोशल मेल एडजस्टमेंट थ्योरी ये दी गई हेनरी जॉर्ज के द्वारा। कुसमायोजन मेल एडजस्टमेंट हेनरी जॉर्ज ये कहते हैं समाज सुधार और जनसंख्या में इन्वर्सली संबंध होता है, यानी समाज सुधार यदि ज़्यादा होंगे तो जनसंख्या कम होगी, और यदि समाज सुधार कम होंगे तो जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। समाज सुधार से उनका संबंध था भूमि व्यवस्था में सुधार और जमींदारी प्रथा में सुधार। यदि इन दोनों चीज़ों में सुधार करेंगे तो जनसंख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तीसरा सिद्धांत आता है इसमें सामाजिक केशाकर्षण शक्ति का सिद्धांत। सामाजिक केशाकर्षण शक्ति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलरी ये दिया था आर्सेन ड्यूमा द्वारा। आर्सेन ड्यूमा इन्होंने बताया कि उच्च स्तर मनुष्य का जो विकास होता है यदि वो उच्च स्तर का होगा तो पॉपुलेशन कम होगी, और यदि मनुष्य का विकास निम्न स्तर का है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। यानी व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है, जो परिवार है व्यक्ति का, वो अगर उसका लेवल अच्छा है तो पॉपुलेशन कम होगी, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। और यदि उसका लाइफ स्टाइल डाउन है यानी अच्छा नहीं है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। यदि हमें जनसंख्या वृद्धि रोकनी है, जनसंख्या को एक लिमिट में रखना है, तो हमें व्यक्तियों का स्तर ऊंचा उठाना पड़ेगा। ये आर्सेन ड्यूमा का मानना था जैसे कोई पतली नली होती है, उसमें पानी अगर डाला जाए, पानी होता है तो पानी ऊपर चढ़ता है। पतली नली होती है, पानी नीचे से अगर उसको खड़ा कर दिया जाए तो पानी ऊपर ऑटोमेटिकली चढ़ने लगता है। तो इसी तरीके से वो बोलते हैं कि परिवार जो है नली के समान है। यदि परिवार का आकार बड़ा होगा तो जनसंख्या जो है
बढ़ जाएगी, और परिवार का आकार छोटा होगा तो जनसंख्या कम हो जाएगी। यानी नली को एक तरीके से परिवार की तरह देख रहे हैं। नली का आकार छोटा तो जनसंख्या कम, और नली का आकार बड़ा तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अर्सेन ड्यूमा द्वारा सिद्धांत दिया गया था, सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है, अक्सर आती है। चौथे नंबर पर देखते हैं, ये सिद्धांत है फ्रैंकफर्टर का सिद्धांत। फ्रैंकफर्टर का सिद्धांत ऐच्छिकवाद का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ वॉल्यूंटेरिज्म थ्योरी, फ्रैंकफर्टर का सिद्धांत, वॉल्यूंटेरिज्म ऐच्छिकवाद का सिद्धांत। इन्होंने समाज को दो वर्गों में बांटा, एक धनी वर्ग और एक निर्धन वर्ग। इनके अनुसार ये था कि धनी वर्ग के लोग जो होते हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं, और निर्धन वर्ग के लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यानी ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। फ्रैंकफर्टर का सिद्धांत था, इसलिए इसको ऐच्छिकवाद का सिद्धांत किया है। तो यदि हमें जनसंख्या को कंट्रोल रखना है तो निर्धनता कम करनी पड़ेगी, और समाज में धनी लोगों को या आर्थिक स्थिति लोगों की बढ़ानी पड़ेगी, तभी जनसंख्या कंट्रोल हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत। अब आते हैं नंबर 5 पर, व्यक्तित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। दिया गया था सिद्धांत फ्रांसिस्को एस नीति द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। इनका मानना था व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास, आर्थिक असमानता दूर होगी। व्यक्ति के व्यक्तित्व में जब विकास होगा तो उससे आर्थिक असमानता दूर होगी, और उससे फिर पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है। यानी व्यक्तित्व के विकास में और पॉपुलेशन में इनवर्सली रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होगा, पॉपुलेशन को उतना ही ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। आर्थिक असमानता यदि दूर होगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। यानी अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं, तो हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा, समाज में आर्थिक असमानता दूर करनी पड़ेगी। तो पूछा ही जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी किसका सिद्धांत है? फ्रांसिस्को एस नीति का सिद्धांत है। नंबर 6 पे है बढ़ती संपन्नता एवं सुख का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर। एल ब्रेंटो द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने सुख एवं संपन्नता और जनसंख्या में इन्वर्सली रिलेशन बताया। यानी सुख अगर ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन कम होगी, और यदि सुख और संपन्नता कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। यानी बढ़ी हुई पॉपुलेशन है यदि, और उसको हमें नियंत्रित करना है, तो समाज में सुख और संपन्नता लानी पड़ेगी, तभी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। नंबर 7 पे है विवेकीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेशनलिज्म। ये दिया था अंजन स्टर्नबर्ग द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, थ्योरी ऑफ रेशनलिज्म यानी विवेकीकरण का सिद्धांत। इनके अनुसार व्यक्ति के विवेक और पॉपुलेशन में इन्वर्सली रिलेशन होता है। यदि विवेक उच्च स्तर का है तो पॉपुलेशन कम होगी, यदि विवेक का विकास नहीं हुआ है तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए ये सातों सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विवेकीकरण का सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा, संपन्नता सुख का सिद्धांत ब्रेंटो, व्यक्तित्व फ्रांसिस्को एस नीति, ऐच्छिकवाद फ्रैंकफर्टर, केशाकर्षण शक्ति अर्सेन ड्यूमा, कुसमायोजन हेनरी जॉर्ज, और अतिरिक्त सरप्लस थ्योरी मार्क्स की। कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है इसमें जिस पे क्वेश्चन ना आया हो या ना आते हो, हर जगह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिए। कभी कभी पूछ लिया समाज को दो वर्गों में किसने बांटा, या फ्रैंकफर्टर द्वारा जो दो वर्ग बताए हैं वो कौन से बताए हैं, धनी वर्ग, निर्धन वर्ग, पूंजीवादी वर्ग, या श्रमिक वर्ग। तो हम लोग इसमें लगाएंगे धनी और निर्धन वर्ग। ठीक है। या पूछ लिया था केशाकर्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक, तो अर्सेन ड्यूमा द्वारा। जो इस सिद्धांत का नाम है वो पॉपुलेशन से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए इसको, सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। संक्रमण का अर्थ पहले समझ लेते हैं। संक्रमण का तात्पर्य क्या है? संक्रमण का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जो बदल रही होती है अथवा जो स्थिर नहीं है, डायनेमिक कंडीशन। जनसंख्या से संबंधित प्रमुख दशाएं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन की इच्छा तथा प्रवास आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिनमें समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि जनसंख्या की जो विशेषताएं या जो फैक्टर्स हैं या जो कंडीशंस हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, उनमें टाइम टू टाइम हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें होते रहते हैं। इसीलिए उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को संक्रमण की स्थिति बोला गया है। ठीक है, तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी वह दशा या है जो बदल रही है, जो स्थिर नहीं है, जो जनसंख्या की प्रमुख दशाएं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन की इच्छा और प्रवास आदि में होने वाले परिवर्तन को ये सिद्धांत एक्सप्लेन करता है। अब इसमें दो लोगों ने ये सिद्धांत दिए हैं। पहले नंबर पे प्रोफेसर सीपी ब्लेकर हैं, दूसरे नंबर पे हैं थॉमसन, बोक और नोत्सतीन। ठीक है, थॉमसन, बोक और तीनों हैं, ये तीन अलग अलग थिंकर्स हैं या जिसको कहेंगे समाजशास्त्री हैं। थॉमसन, बोक और नुत्सीन, इन्होंने ये दिया था। तो पहले देखते हैं प्रोफेसर सीपी ब्लेकर क्या कहते हैं। इन्होंने ये बताया कि किसी भी समाज में 5 स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं। इनकी बुक जो है बड़ी फेमस है और पूछी जाती है, स्टेजेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टेजेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि में अवस्थाएं। तो 5 स्टेज बताई हैं इन्होंने। फर्स्ट स्टेज जो बताई है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, समाज की फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ, एच का मतलब हाई, बी का मतलब बर्थ, ज़्यादा जन्म दर होती है और ज़्यादा ही मृत्यु दर होती है। यानी फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ, हाई डेथ होती है। दूसरी स्टेज जो होती है उसमें बर्थ रेट हाई होता है, जबकि डेथ रेट जो है वो लो होता है, लेकिन रैपिड लो होता है, यानी तेज़ी से उसमें डेथ रेट में कमी आती है। सेकंड स्टेज में बर्थ रेट तो फर्स्ट स्टेज वाला ही रहेगा, लेकिन सेकंड स्टेज में जो मृत्यु दर है उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आती है। तो जन्म दर ज़्यादा होगी यानी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, और इधर मृत्यु दर भी घट रही है। मृत्यु दर घटने से क्या हो रहा है, जनसंख्या कम, डेथ हो रही है, तो पॉपुलेशन वृद्धि हो जाती है। इधर पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन की स्थिति आती है, यानी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन जाती है। और इसी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को जनांकीय संक्रमण की अवस्था इनके द्वारा बोला गया है। तो इस पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था किस अवस्था में आती है, जनसंख्या विस्फोट किस अवस्था में आता है ब्लेकर के। तो हम लगाएंगे सेकंड अवस्था में, जिसमें जन्म दर ज़्यादा होती है और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है। या पूछ लिया जाता है जनांकीय संक्रमण की अवस्था कौन सी है, तो वो द्वितीय अवस्था जनांकीय संक्रमण की अवस्था ब्लेकर द्वारा बोला गया है। तीसरी अवस्था में क्या होता है, बर्थ रेट में तीव्रता से कमी होती है, यानी बर्थ रेट जन्म दर घटती है लेकिन तेजी से घटती है, जबकि मृत्यु दर में वो जो रेट है कमी का वो भी कंटिन्यू सेकंड स्टेज वाला बना रहता है, यानी उसमें जो कमी हो रही है वो भी तेजी से घटती है, मृत्यु दर तेजी से घटती है, और जन्म दर में भी गिरावट तेजी से होती है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही तेजी से कम होती हैं। तो जन्म दर कम होगी तो इसका मतलब बच्चे कम पैदा होंगे, और मृत्यु दर कम होगी तो इसका मतलब पॉपुलेशन भी कम डेथ होगी। तो इसका मतलब जनसंख्या में विस्फोट वाली स्थिति नहीं होगी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाएगी, यानी उतनी तेज रफ्तार से जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि बर्थ रेट तेजी से डाउन हो रहा है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि तृतीय अवस्था में कौन सी अवस्था है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर कैसी रहती है, तो क्या लगाएंगे, वृद्धि दर कम रहती है। और अगर इसकी भारत से तुलना की जाए तो वर्तमान में जो भारत की पॉपुलेशन है या जो भारत की स्थिति है वो तृतीय अवस्था है ब्लेकर के अनुसार, यानी वर्तमान भारत तृतीय अवस्था में चल रहा है। चौथा स्टेज जो बताया गया था, अवस्था बताई गई थी ब्लेकर के अनुसार, वो ऐसी अवस्था है जिसमें बर्थ रेट कम होगा और डेथ रेट भी कम होगा, यानी रैपिड शब्द हट जाएगा, तेजी से ना तो बर्थ रेट
कमी होगी और ना ही तेजी से डेथ रेट कम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बर्थ रेट भी अपना लिमिटेड होगा और डेथ रेट भी अपना लिमिटेड मात्रा में होगी। तो जनसंख्या जो है स्थिर रहेगी, यानी ना तो इसमें वृद्धि होगी और ना ही इसमें कमी होगी। अब जब ना वृद्धि हो रही है ना कमी हो रही है तो होगा क्या कि भविष्य में ये डर लगा रहेगा कि जनसंख्या घट सकती है, या जनसंख्या का अगर वृद्धि नहीं हुई तो आगे आने वाले जो लोग हैं अगर उनकी डेथ होगी तो जनसंख्या की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, यानी जनसंख्या की कमी का एहसास इस अवस्था में होने लगता है। भविष्य में जनसंख्या के घटने का डर इस अवस्था में लगा रहता है, और ये अवस्था ऐसी है जिसमें स्थिर जनसंख्या हो जाती है, यानी जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है, एक निश्चित लेवल पर जनसंख्या चलती है। और उन्होंने बताया कि जो वर्तमान में यूरोप है उसकी वो 4th स्टेज में है, यानी यूरोप की स्थिति इस समय 4th स्टेज की कैटेगरी में यूरोप आता है। नंबर 5 जो स्टेज बताई है उसमें उन्होंने बोला है कि जन्म दर में कमी होगी लेकिन डेथ रेट हाई हो जाएगी, यानी मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी लेकिन जन्म लेने वालों की संख्या कम होगी। तो होगा क्या भाई, जनसंख्या में कमी होने लग जाएगी। जब मरेंगे ज़्यादा, पैदा कम हो रहे हैं तो इस स्थिति में जो कार्यशील जनसंख्या है वो घटने लगेगी। जनसंख्या कम होगी तो सभी श्रेणियों में बच्चे भी कम होंगे, वयस्क भी कम होंगे और वृद्ध भी कम होंगे। वृद्ध जल्दी जल्दी मरने लग जाएंगे, तो वर्किंग जो पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या घटने लगेगी। तो ये पांचों अवस्थाएं सीपी ब्लेकर द्वारा बताई गई हैं। इनमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कौन सी है, या जनसंख्या विस्फोट में जन्म दर क्या रहती है, ठीक है, या जनांकीय संक्रमण की अवस्था कौन सी है, या भारत की वर्तमान अवस्था ब्लेकर के अनुसार किस श्रेणी में आती है, किस अवस्था में है, या वर्तमान यूरोप किस अवस्था में है, ठीक है, या स्थिर जनसंख्या कौन सी अवस्था है, तो 4th है। कार्यशील जनसंख्या घटने किस अवस्था में घटने लगती है, तो 5th में लगी। तो इसको अच्छे से तैयार करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टेजेज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, सीपी ब्लेकर। दूसरे नंबर पे देखते हैं, थॉमसन का सिद्धांत है, थॉमसन, नोत्स्टीन, बोक का सिद्धांत। इनका जनांकीय, अभी इसमें जो नोत्सीन है वो जनांकीय सिद्धांत के जनक बोले जाते हैं, जनांकीय सिद्धांत के जनक। हालांकि इनका जो सिद्धांत ये आया था नोत्सीन का है, इन्होंने ब्लेकर के बाद दिया है, लेकिन फिर भी इनको जनांकीय सिद्धांत का जनक बोला जाता है क्योंकि इनका सिद्धांत ब्लेकर के सिद्धांत से कहीं ज़्यादा परफेक्ट है, कहीं ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए इनको जनांकीय सिद्धांत का जनक बोला जाता है। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था इन्होंने बताई है वह अवस्था जिसमें जन्म दर काफ़ी होती है और मृत्यु दर भी काफ़ी होती है, जन्म दर भी ज़्यादा और मृत्यु दर भी ज़्यादा। और दूसरी अवस्था वह है जिसमें जन्म दर ज़्यादा होती है लेकिन मृत्यु दर में कमी होती है, वो भी तेज़ी से, रैपिडली लो डेथ, ठीक है। और तीसरी अवस्था वो है जिसमें जन्म दर घट जाती है और मृत्यु दर भी घट जाती है, ठीक है। तो ये तीनों अवस्थाएं उनके द्वारा बताई गई। और जो दूसरी अवस्था है वो ट्रांजिशनल स्टेज है, सेकंड जो स्टेज है वो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल स्टेज, एंड फर्स्ट इज कॉल्ड प्री ट्रांजिशनल स्टेज, और थर्ड जो है पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज बोली जाती है, ठीक है। तो इस पे देखिए, अब जो जनसंख्या विस्फोट वाली कंडीशन है ट्रांजिशनल स्टेज में होती है वो सेकंड अवस्था में है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजिंग, ठीक। तीसरी अवस्था में क्या होगा, जनसंख्या स्थिरता का बिंदु, यानी कम पैदा हो रहे हो, कम ही डेथ हो रही है, कम ही बर्थ हो रहे हैं, तो स्थिर जनसंख्या हो जाएगी। इसको बोला है उन्होंने पॉइंट ऑफ सेचुरिटी। पॉइंट ऑफ सेचुरिटी किस अवस्था में है, थर्ड स्टेज में, ठीक है। इस अवस्था में होगा क्या, जनसंख्या वृद्धि दर या तो शून्य होगी या उसके आसपास ही लगभग शून्य के समान ही रहेगी। तो इस तरीके से जनसंख्या स्थिरता यहाँ पर रहेगी, पॉइंट ऑफ सेचुरिटी इसको बोला है। तो ये इन तीनों का सिद्धांत है, लेकिन नोत्सीन जो है जनांकीय सिद्धांत का जनक इनको बोला जाता है। ये 3 अवस्थाएं। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा था 3 अवस्थाएं किसने दी हैं, नोत्सीन, थॉमसन, बोग। तो नोत्सीन तो लगाएंगे, ठीक।
और या ये 5 अवस्थाओं का सिद्धांत किसका है? ब्लेकर का है। कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए और लास्ट में चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको स्प्रेड करके पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी। अगला देखिए जो है वो सेंसस के ऊपर है। सेंसस जनसंख्या के बारे में, तो चूंकि डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन यानी सेंसस को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। बिना इसको पढ़े हम पूरा इसको नहीं कर सकते। तो देखिए जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, जनसंख्या 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं। 11 जुलाई याद रखिए, 11 जुलाई 11th जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। दूसरा, प्रथम अनाधिकृत जनगणना, जो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लेकिन वो अनऑफिशियल थी, अनाधिकृत थी, जो कि लॉर्ड मेयो के प्रयासों से, लॉर्ड मेयो वाइसराय थे उस समय, तो उनके प्रयासों से पहली बार जनगणना भारत में हुई, लेकिन वो अनऑफिशियल थी, लेकिन फिर भी पहली बार हुई। इसीलिए पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1872 हम लोग लगाएंगे। या तो अनाधिकृत लगा देगा, प्रथम अनाधिकृत जनगणना कब हुई 1872, प्रथम जनगणना कब हुई 1872, तब भी हम लगाएंगे उस पर। किसके प्रयासों से हुई? लॉर्ड मेयो के प्रयासों। और प्रथम अधिकृत जनगणना कब हुई? 1881। प्रथम अधिकृत जनगणना लॉर्ड रिपन के प्रयासों से, यानी ऑफिशियल जो जनगणना शुरू होना, जनगणना स्टार्ट हुई वो 1881 से हुई। लॉर्ड रिपन ने इसके लिए प्रयास किया, या वही इसके लिए जाने जाते हैं। अगर 1872 और 1881 दोनों ऑप्शन में हैं तो, और अगर अधिकृत नहीं है ऑप्शन में तो हम 1872 ही लगाएंगे। लेकिन अगर 1872 और 1881 दोनों ऑप्शन में दिए हैं और क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रथम अधिकृत जनगणना, तो हम उस केस में 1881 ही लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेता है प्रथम जनगणना कब हुई और ऑप्शन में 1872 नहीं है और 1881 दिया है, तो हम 1881 लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। तीसरा देखिए, 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? पूछ लिया जाता है। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1951 में जनगणना हुई, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। फिर 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लॉन्च गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1952 में। 1976 में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी। प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? 1976, जिसमें 2001 में संशोधन किया। उसके बाद 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी। 1993 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बना। 1993 जिसको स्वामीनाथन कमीशन भी बोलते हैं, प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग भी बोल सकते हैं हम उसको। 1993 स्वामीनाथन कमीशन। पूछ लिया जाता है स्वामीनाथन कमीशन का किससे संबंधित है? किससे संबंधित है स्वामीनाथन? तो जनसंख्या आयोग से संबंधित। 1969 में राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, तो देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट्स हैं। कोई भी इसमें ईयर ऐसा नहीं जो हम जिसको कहेंगे कम इम्पोर्टेंट है, सारे ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो 1872 1881 याद रखिए, 1952 याद रखिए, 1951 याद रखिए, 1976 याद रखिए, 1983 स्वामीनाथन कमीशन, 1993, 1969 राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद। अगला देखते हैं जनसंख्या के बारे में। देखिए, चूँकि जनसंख्या हम लोग जानते हैं हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, तो 1911 में जो जनगणना हुई और 1921 में जो जनगणना हुई उसमें जो वृद्धि थी वो नेगेटिव थी, यानी ऋणात्मक वृद्धि हुई। ऋणात्मक वृद्धि का मतलब माइनस में वृद्धि चली गई, इसीलिए उसको ऋणात्मक वृद्धि बोला गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दशक ऋणात्मक वृद्धि की श्रेणी में आता है? 1921 को महान विभाजक वर्ष भी बोलते हैं, महान विभाजक वर्ष। और 1921 से 31 को महान विभाजक दशक बोलते हैं, ग्रेट डिवाइड ईयर और
ग्रेट डिवाइड डिकेड, ठीक है। तो याद रखिए ग्रेट, ये कुछ महामारी वगैरह हुई थी, अकाल वकाल पड़ा था, तो उस चक्कर में बीमारियां वगैरह से ये जो है उस समय जो है चेंजेस पॉपुलेशन में ज़्यादा हुए थे, तो इसीलिए उसको महान विभाजक वर्ष या महान विभाजक दशक बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 1921 से 51 में अगर हम देखेंगे 30 साल में, तो हर 10 साल में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है। और 1951 से 1981 तक अगर हम देखेंगे तो तेजी से वृद्धि तो हो रही है, लेकिन ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तीव्र वृद्धि वाले दशक हैं ये। और 1981 से 2011 तक देखेंगे तो वृद्धि हो रही है लेकिन घट रही है, घटती दर से वृद्धि की अवधि, वृद्धि हो रही है लेकिन घट रही है। मतलब घट रही है मतलब जैसे 10% बढ़ गई 81 में, 91 में बढ़ी आपकी 8% बढ़ी, या 2001 में बढ़ी मान लीजिए 7% बढ़ गई। तो वृद्धि तो हो रही है लेकिन पहले की तुलना में घट रही है, तो घटती दर से वृद्धि की अवधि। तो देखिए इसमें सब जगह से क्वेश्चन पूछते हैं सारे। 1911-21 ऋणात्मक वृद्धि, 1921 से 31 ग्रेट डिवाइड डिकेड, 1921 महान विभाजक वर्ष, निरंतर वृद्धि 1921 से 51, तीव्र वृद्धि वाले दशक कौन से हैं 51 से 81, या घटती दर से वृद्धि की अवधि कौन सी है 81 से 2011। तो सब चीज़ आप लोग तैयार करिए। अब आते हैं जनगणना यानी सेंसस, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके बारे में जानते हैं। ये जो जनगणना हुई थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी, ठीक है। भारत की कौन सी थी 15वीं, याद रखिए। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, यानी 7 से जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी जनगणना, चूँकि 1881 से कंटिन्यू ऑफिशियली हो रही है, तो वहाँ से इसको देखेंगे तो 15वीं थी। और स्वतंत्र भारत की 1951 से 7वीं थी, ठीक है। क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसमें आते हैं, इसमें हमारे पास 8 चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे। तो पहला जनसंख्या ही देखते हैं। अगर विश्व लेवल पे देखें तो विश्व में सबसे 2011 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2011 में चाइना की थी, और भारत दूसरे नंबर पर था। भारत के बाद यूएसए यानी अमेरिका तीसरे नंबर पर था। और विश्व पॉपुलेशन जो थी उसमें भारत की हिस्सेदारी 17.76%, 17.76% पॉपुलेशन जो है भारत की हिस्सेदारी उसमें थी। तो क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि भारत पहले स्थान पर विश्व में जनसंख्या किसकी थी, चाइना की 2011 की जनगणना के अनुसार, या भारत का स्थान कौन सा था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा लगाएंगे। या विश्व पॉपुलेशन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है 17.76, 15%, 19%, 20%, तो हम लगाएंगे 17.76। अब देखते हैं जनसंख्या। तो भारत में जो जनसंख्या थी 2011 में वो 1.21 अरब थी, यानी 1210.6 मिलियन। याद रखिए मिलियन में आता है तो 1210.6 मिलियन लगाएंगे, अरब में आता है तो 1.2 अरब, 21 अरब लगाएंगे, ठीक है। कभी कभी ये पूरी पॉपुलेशन भी पूछ लेता, पूरा आंकड़ा दे देता है, कहता है कि कितनी थी। तो याद रखिए नंबर शुरू में 121 ले याद रख लीजिए और लास्ट में 573 आप याद रखिए। 121 तो याद रहेगा ही और लास्ट में 573, तो आपको पूरा डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल इतना 573 लास्ट में, तो मेल आपका हो जाएगा काम। अब जो पॉपुलेशन थी उसमें मेल और फीमेल का परसेंटेज कितना है, 51.54% मेल है और 48.64% फीमेल है। क्वेश्चन आता ही है। पॉपुलेशन में अगर देखें तो राज्य के हिसाब से देखें तो यूपी जो है सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन यूपी में, यूपी के बाद महाराष्ट्र स्टेट आता है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत के किस राज्य में, यूपी में। कितना है टोटल पॉपुलेशन का, 16.5%, 16.5%। तो याद रखिए पहला दूसरा तीसरा तो कम से कम याद रहना ही चाहिए, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। और नंबर 1 यूपी। अगर नीचे से अगर हम देखें कि भाई सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो सबसे कम जनसंख्या देखें, अगर देखिए यूनियन टेरिटरीज और स्टेट दोनों को मिला दिया जाए तो उस केस में लक्षद्वीप होगा जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन होगी। और अगर यूनियन टेरिटरीज को अलग कर दिया, क्योंकि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, अगर उसको हम निकाल दें
और केवल राज्यों को अगर शामिल करें तो सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में होगी। ठीक है, यदि लक्षद्वीप या केंद्र शासित और राज्य दोनों को मिला लिया जाए तो उस केस में लक्षद्वीप होगा, और अगर केंद्र शासित को अलग कर दिया जाए बाकी के राज्यों में अगर कंपैरिजन करें तो सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट है। अब देखते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो भारत में जो पॉपुलेशन है उसमें 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है और नगरीय 31.2% है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या यूपी में है नंबर्स के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, जबकि अगर परसेंटेज में देखें तो हिमाचल प्रदेश स्टेट ऐसा है जिसमें परसेंटेज वाइज रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि संख्या वाइज पॉपुलेशन में यूपी आता है। नगरीय जनसंख्या में देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, जबकि परसेंटेज वाइज देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, तो पहले नंबर पर जनसंख्या में आप लोग इसको याद रखिए, मेल फीमेल अक्सर पूछा जाता है। 51 पहले 2 तो कम से कम याद करिए, 51 मेल और 48 फीमेल। ठीक है, यूपी महाराष्ट्र बिहार याद रखिए 16.5 यूपी और बॉटम में लक्षद्वीप सिक्किम। ग्रामीण पॉपुलेशन याद रखिए 68.8, नगरीय 31.2। ठीक है, नगरीय जनसंख्या में सबसे ऊपर महाराष्ट्र और परसेंटेज में प्रतिशत में देखें तो दिल्ली, और ग्रामीण जनसंख्या में नंबर 1 यूपी और परसेंटेज में हिमाचल आ जाता है। इसी में अगर हम यूपी को विशेषली देखें तो स्पेशली तो यूपी में मेल है 52.28% और फीमेल है 47.72। चूँकि यूपी में हम हैं, यूपी का ही पेपर हम लोग ज़्यादातर देते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यूपी का स्पेशली हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैंने यूपी का भी लिखा है। यूपी में मेल 52.28 और फीमेल 47.72। अब आ जाते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि पर, 10 साल में कितनी वृद्धि हुई। तो पूरे इंडिया की जो 10 साल में वृद्धि हुई है वो 17.7% हुई है, जिसमें 12.3% ग्रामीण पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है और 31.8% नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है दशकीय वृद्धि में ग्रामीण में कितनी हुई और नगरीय में कितनी हुई, तो 12.3 ग्रामीण और 31.8% नगरीय। अगर दशकीय वृद्धि में देखें तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो मेघालय राज्य है। स्टेट को अलग कर रहे हैं हम, इसमें मैंने देखिए ये बनाया है, इसमें स्टेट के लिए अलग, यूनियन टेरिटरीज के लिए, फिर दोनों का मिक्स टेबल अगर हम करेंगे तो उस केस में क्या होगा। तो अगर केवल सेपरेट राज्य को देखें तो मेघालय ऐसा राज्य है जहाँ पर 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई, और सबसे कम जिसमें वृद्धि हुई वो नागालैंड है जहाँ पर सबसे कम वृद्धि 10 साल में हुई पॉपुलेशन की। संघ शासित प्रदेशों को देखें तो उसमें दादर एवं नागर हवेली में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम वृद्धि हुई। यदि दोनों को मिला लिया जाए तो दादर और नागर हवेली जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, यानी 55.9% 10 साल में पॉपुलेशन दादर और नागर हवेली में बढ़ गई है। जबकि यदि उसकी बात करें तो कम में, बॉटम में, तो वो नागालैंड है जिसमें सबसे कम वृद्धि हुई, और यहाँ वृद्धि भी क्या हुई, नकारात्मक वृद्धि हुई। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया नकारात्मक वृद्धि किस राज्य में हुई, -0.6% लोग जो है इसमें 10 साल में, यानी कमी हो गई जनसंख्या। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो नंबर 1 यानी मेघालय आता है, सबसे ज़्यादा मेघालय में जो है ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई वो थी 27.2%, और नगरीय जनसंख्या में जिस स्टेट में वृद्धि हुई वो दमन एवं दीव था, 218.8% वृद्धि जो है दमन और दीव में हुई नगरीय जनसंख्या के मामले में। और यूपी में अगर 10 की वृद्धि हुई तो वो 20.2 यानी 20.2% पॉपुलेशन 10 साल में यूपी में डेवलपमेंट हुआ, यानी ग्रोथ हुई। इसमें सभी जगह से क्वेश्चन आता है 10 की वृद्धि पर, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिएगा। आप देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात बोलते हैं। ये 2011 में 943 है, 943 है, और 2001 की जनगणना में 933 था। ठीक है, टॉप और बॉटम देखते हैं, राज्य, यूनियन टेरिटरी, राज्य प्लस यूटी।
तो केरल ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, और हरियाणा ऐसा राज्य जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है। केरल में 1084 है, हरियाणा में 879 है। यूनियन टेरिटरीज में देखें तो पौंडीचेरी जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है, और दमन और दीव सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। यदि दोनों को मिला दें तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है और दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात है। यूपी में लिंगानुपात 912 है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल में, सबसे कम दमन और दीव में है। दमन और दीव और हरियाणा अगर हैं आप तो दमन और दीव लगाएंगे, और यदि हरियाणा नहीं है तो दमन और दीव लगेगा ही। देख लीजिएगा क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से जवाब देना है। यूपी में लिंगानुपात 912, ठीक। अब आते हैं वार्षिक वृद्धि। वार्षिक वृद्धि यानी 10 साल में जैसे 17.7% वृद्धि हुई, तो वर्ष में एक प्रतिवर्ष 1.64% वृद्धि जो है, 1.5 से थोड़ी सी ज़्यादा जो है 1 वर्ष में वृद्धि जनसंख्या में हुई। अब नंबर 5 पर आते हैं, लिटरेसी यानी साक्षरता। तो पूरे देश में 10 साल में जो साक्षरता परसेंटेज आया वो 73%, यानी इंडिया के 77% लोग साक्षर हैं, बाकी के 27% असाक्षर की श्रेणी में आते हैं, जिसमें मेल 80.9% साक्षर हैं और फीमेल 64.6% साक्षर हैं। सबसे ज़्यादा साक्षर सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल है, और सबसे कम साक्षरता बिहार में है। केरल में 94% साक्षरता है, जबकि बिहार में 61.8% केवल साक्षरता है, और यूपी में साक्षरता 67.7% है। तो क्वेश्चन सभी से पूछते हैं, मेल कितना परसेंटेज साक्षरता, फीमेल कितना है, पूरा टोटल कितना है 73%। यूपी में साक्षरता कितनी है, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षर राज्य इतना है, या सबसे कम साक्षर में कितनी % साक्षरता है, या सबसे ज़्यादा कितनी है। तो अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व को देखते हैं। तो पूरे इंडिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है। पर किलोमीटर में रहने वाले पॉपुलेशन को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। 382 है, जो 2001 में 325 था, ठीक है। और टॉप और बॉटम देखते हैं, राज्य यूटी और राज्य प्लस यूटी। तो बिहार ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है राज्य की श्रेणी में, और अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यानी 17 है। संयुक्त संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली ऐसा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, 11,320 पॉपुलेशन पर किलोमीटर में रहती है। और अंडमान निकोबार में सबसे कम पॉपुलेशन है। राज्य प्लस यूटी को देखते हैं तो दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए, दिल्ली अरुणाचल प्रदेश और बिहार अरुणाचल दिल्ली अंडमान। यूपी की जनसंख्या घनत्व 829 है, 829 याद रखिए। अब एससी पर आते हैं। पूरे देश में एससी जो है 16.6% है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है संख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी हैं, और सबसे कम संख्या मिजोरम में है एससी जाति की। परसेंटेज वाइज देखें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी हैं, और मिजोरम में सबसे कम परसेंटेज एससी की है। पंजाब में सबसे ज़्यादा परसेंटेज एससी की है, ठीक है। तो याद रखिए। और ये जो है 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कोई एससी कास्ट का नहीं है, कोई एससी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप केंद्र शासित होकर अरुणाचल, नागालैंड ये जो है पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, यहाँ पर कोई एससी नहीं है। यूपी में एससी की संख्या 20.7% है। सभी पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए, देखिएगा, पढ़िएगा। एसटी जो है बात करते हैं, नंबर 8 एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पूरे देश में 8.6% हैं। टोटल पॉपुलेशन का 8.6% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिसमें संख्या की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा संख्या में शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, और दमन और दीव ऐसा राज्य है जहां संख्या में सबसे कम जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एसटी है,
और यूपी में सबसे कम परसेंटेज में एसटी हैं। ठीक है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसे राज्य जहाँ कोई एसटी नहीं। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 राज्य दे दिए, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ एसटी नहीं है। ठीक है। पंजाब ए, बी, चंडीगढ़ सी, हरियाणा फोर्थ पे दे दिया, मान लीजिए उड़ीसा दे दिया, तो आप क्या लगाएंगे? उड़ीसा। ठीक है। तो इनको याद रखिए, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पौंडीचेरी। यूपी में एसटी की संख्या है 0.6%। ठीक है। तो देखिए एससी एसटी जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, दशकीय वृद्धि, जनसंख्या, ये सभी, लिंगानुपात, वार्षिक वृद्धि, सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप हर चीज़ को ध्यान से देखिए, पढ़िएगा, जरूर क्वेश्चन मिलेगा। अगर जनसंख्या सेंसस से आएगा तो 90% मैं बोल रहा हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। अब देखिए इसके अलावा एक और पेज में है लास्ट वाला, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ दर या कुछ रेट्स हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला देखते हैं, इसमें क्रूड बर्थ रेट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? अशोधित जन्म दर, इसको सीबीआर यानी अशोधित जन्म दर बोलते हैं। ये बोलते हैं किसी विशेष वर्ष में किसी क्षेत्र विशेष में जन्मे बच्चों की संख्या में यदि हम उस क्षेत्र विशेष या उस वर्ष विशेष में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं और 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें अशोधित जन्म दर प्राप्त हो जाएगी, क्रूड बर्थ रेट प्राप्त हो जाएगा। यानी कुल जन्मे बच्चों में कुल जनसंख्या को भाग दे दीजिए 1000 का बड़ा। अब क्षेत्र विशेष और समय विशेष तो रहेगा ही रहेगा, क्षेत्र विशेष क्षेत्र या समय रहेगा ही रहेगा। मान लो 1 साल ले रहे हैं या कुछ लिमिटेड एरिया है तो वहाँ पर हम जो है ये कुल जन्मे बच्चे समझ लीजिए कुल जनसंख्या से भाग दे रहे हैं निश्चित वर्ष में और निश्चित क्षेत्र में। ठीक है। वर्ष विशेष और क्षेत्र विशेष में। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें जनरल फर्टिलिटी रेट, सामान्य प्रजनन दर। सामान्य प्रजनन दर क्या होता है? जनरल फर्टिलिटी रेट सजीव जन्मे बच्चों की संख्या में संतान उत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या से भाग दे दें तो हमें, और 1000 का गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जनरल फर्टिलिटी रेट प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र विशेष और वर्ष विशेष तो रहेगा ही। सजीव जन्मे बच्चे, सजीव बच्चे जन्मे जिसमें कुछ बच्चे हो सकते, जरूरी नहीं सभी बच्चे पैदा होते ही, कुछ बच्चे की डेथ भी हो जाती है, तो यहाँ पर हमें केवल, या कुछ बच्चे मृत भी पैदा होते हैं, यूट्रस में ही डेथ हो जाती है, तो उस केस में हम बोले सजीव जन्मे बच्चों की संख्या से जो संतान उत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियों की उस वर्ष की संख्या से भाग दे देंगे तो हमें जनरल फर्टिलिटी रेट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तीसरा भी है आयु विशिष्ट प्रजनन दर, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो इसमें देखिए आयु विशेष आयु वर्ग की बात कर रहे हैं तो वही बात है, क्षेत्र विशेष और समय विशेष में विशेष आयु वर्ग की स्त्रियों के द्वारा जन्मे बच्चों की संख्या। ठीक है। मान लीजिए 22 से लेकर 30 साल तक की महिलाओं के द्वारा जितने बच्चे जन्म लिए हैं उसमें उस आयु विशेष की स्त्रियों की उस वर्ष विशेष में संख्या, यानी उस आयु वर्ग की जितनी भी महिलाएं हैं उन सब का उसमें भाग दे देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो हमें स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों ये देखिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जनसंख्या से संबंधित कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता आएगा, इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयार करिए, ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप इसको स्प्रेड करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हो चुके क्या?